दोस्तों, कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग बिना रुके भागता रहता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा शोर चलता रहता है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, फियर और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे ये सब आपकी असली पर्सनैलिटी को खत्म करने लगता है। लोग सोचते हैं कि उनका माइंड टायर्ड है, लेकिन सच ये है उनका माइंड टॉक्सिक हो चुका है, और यही टॉक्सिसिटी उनकी हैप्पीनेस, फोकस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को अंदर ही अंदर खा रही है। लेकिन जापान की कुछ ऐसी एंशिएंट सीक्रेट्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड, काम और मेंटली स्ट्रांग लोगों को जन्म दिया। ऐसी मेथड्स जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपके दिमाग को अंदर से डिटॉक्स करती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे काइजेन आपके छोटे हैबिट्स बदलकर पूरी जिंदगी बदल सकता है, कैसे शोगुनाई आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से आजाद कर सकता है, क्यों माँ नाम की एक सिंपल जापानी फिलॉसफी आपके माइंड को इंस्टेंट पीस दे सकती है, और कैसे इकिगाई, वाबी साबी, उबाइटोरी, शिनरिन योकू और जंशिन जैसी पावरफुल सीक्रेट्स आपकी सोचने की पूरी तरीके को बदल देंगी। और बिलीव मी, इस वीडियो का आखिरी सीक्रेट शायद आपके लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला सीक्रेट पिछले सीक्रेट से ज्यादा पावरफुल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड शांत हो, फोकस रेजर शार्प बने, नेगेटिविटी खत्म हो और आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बने, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए माइंड डिटॉक्स। और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडसेट वीडियोस के लिए बुकपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीक्रेट 1, काइजेन, द 1% चेंज दैट साइलेंटली रिवायर्स योर माइंड। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंड धीरे धीरे कैओस का एडिक्ट बन चुका होता है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना वजह एंजाइटी फील करना, हर छोटी बात पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाना और रात को सोने से पहले खुद को यूजलेस महसूस करना। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर शरीर में धीरे धीरे फैलता है। और सबसे डेंजरस बात, इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका दिमाग कब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन जापान में एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी मेथड जो कहती है कि जिंदगी को बदलने के लिए जायंट मोटिवेशन की नहीं, सिर्फ छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होती है। उसका नाम है काइजेन। काइजेन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीजें इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देती हैं, क्योंकि दिमाग अचानक बदलाव से डरता है। जब आप खुद से कहते हो कि कल से मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा, आपका ब्रेन पैनिक करने लगता है। इसलिए मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन काइजेन ब्रेन को ट्रिक करता है। वो कहता है, बस थोड़ा सा बदलो, सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठो, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करो, सिर्फ एक नेगेटिव थॉट को पकड़कर रोक दो, बस इतना। और यही बस इतना धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलना शुरू कर देता है। सोचो, अगर एक इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो 1 साल बाद वो वही इंसान नहीं रहेगा। उसका माइंडसेट अलग होगा, उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी, और सबसे बड़ी बात, उसका माइंड साफ होने लगेगा। क्योंकि मेंटल डिटॉक्स कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है, ये डेली क्लीनिंग है। जैसे कमरे की धूल रोज साफ करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड की नेगेटिविटी भी रोज साफ करनी पड़ती है। लेकिन आज लोग इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं ओवरनाइट कॉन्फिडेंस, ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट पीस, और यही इम्पेशंस उन्हें मेंटली वीक बना रही है। जापानी लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज भी एक दिन में नहीं बढ़ते, उन्हें समय लगता है। रूट्स को गहरा होने में पेशेंस लगता है, और इंसान का माइंड भी ऐसा ही है। अगर आप अपने थॉट्स को स्लोली डिसिप्लिन करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगती है, ओवरथिंकिंग शांत होने लगता है, आपका फोकस वापस आने लगता है। क्योंकि काइजेन सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलता, वो आपकी सेल्फ इमेज बदलता है। पहले आप खुद को वीक समझते थे, फिर एक दिन आप नोटिस करते हो कि आप पहले से थोड़ा काल्मर हो, थोड़ा फोकस्ड हो, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो, और यही छोटी जीतें मिलकर एक नई पर्सनैलिटी बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। जैसे ही इंसान बदलना शुरू करता है, जिंदगी उसे टेस्ट करना शुरू कर देती है। कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। लोग बदलते नहीं,
सिचुएशंस अचानक खराब हो जाती हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं क्योंकि वो रियलिटी से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जापान की अगली सीक्रेट फिलॉसफी सिखाती है कि असली पीस तब आती है जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है। सीक्रेट 2, शोगानाई, द पीस दैट बिगिंस व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग। रियलिटी। एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ कंट्रोल करने में लगा दी। वो चाहता था लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, सिचुएशंस हमेशा उसके फेवर में रहें और जिंदगी उसके हिसाब से चले। लेकिन जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश करता गया उतना ही अंदर से टूटता गया, क्योंकि रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश वैसी ही है जैसे हाथों से पानी पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही सब फिसलता जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। उनकी लड़ाई दुनिया से कम रियलिटी से ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? जिंदगी इतनी अनफेयर क्यों है? ये सवाल धीरे धीरे माइंड को पॉइजन करने लगते हैं। इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर लगातार रेजिस्टेंस में जी रहा होता है और यही रेजिस्टेंस एंजाइटी को जन्म देता है। लेकिन जापान में एक ऐसी फिलॉसफी है जो सुनने में सिंपल लगती है, पर अगर कोई इसे सच में समझ ले तो उसका मेंटल बर्डन आधा हो सकता है। उसका नाम है शोगानाई। शोगानाई का मतलब होता है जो बदल नहीं सकता उसे शांति से एक्सेप्ट करो। अब इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है उस चीज के खिलाफ अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देना जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। क्योंकि सच यही है, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे और कभी कभी बिना किसी वार्निंग के पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सफरिंग सिर्फ पेन से नहीं आती। सफरिंग तब पैदा होती है जब माइंड रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में होता है। शोगानाई इंसान को सिखाता है कि हर चीज पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं, कुछ बैटल्स छोड़ देना भी विजडम होता है। इमेजिन करो, अगर बारिश हो रही है और आप गुस्सा होकर आसमान से लड़ने लगो तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं, लेकिन आपका मूड जरूर खराब हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन उनका असर आपके माइंड पर कितना होगा ये आपके कंट्रोल में है। और यही रियलाइजेशन इंसान को अंदर से फ्री करना शुरू करता है, क्योंकि जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तब माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर आप हर प्रॉब्लम को पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखते। आप हर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। आप समझने लगते हो कि पेन टेम्पररी है, लेकिन अननेसेसरी रेजिस्टेंस परमानेंट डैमेज करता है। जापानी कल्चर में लोग जानते हैं कि नेचर को फोर्स नहीं किया जा सकता। मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलता है। इसलिए वो फ्लो के साथ जीना सीखते हैं, फाइट के साथ नहीं। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इंसान को ऑपोजिट सिखाया है। हमेशा कंट्रोल करो, हमेशा जीतो, हमेशा परफेक्ट बनो। और इसी प्रेशर ने लोगों के माइंड्स को थका दिया है। लेकिन जैसे ही आप शोगानाई को समझते हो, एक अजीब सी लाइटनेस महसूस होने लगती है, जैसे दिमाग से कोई भारी वजन उतर गया हो। पर यहां एक और हिडन प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इवन जब इंसान रियलिटी एक्सेप्ट करना सीख जाता है तब भी उसका माइंड शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया से ज्यादा शोर अब उसके अंदर चल रहा होता है। एंडलेस नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस और एक सेकंड की भी इनर साइलेंस नहीं। और यही वो जगह है जहां जापान का अगला सीक्रेट सामने आता है, जो सिखाता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल चीज कुछ नहीं होती है। सीक्रेट 3, माँ, द डेंजरस नॉइज डिस्ट्रॉइंग योर इनर क्लैरिटी। कल्पना करो, तुम एक कमरे में बैठे हो जहां हर तरफ आवाज ही आवाज है। कोई लगातार बोल रहा है, कहीं नोटिफिकेशंस बज रही हैं, कहीं म्यूजिक चल रहा है और बीच बीच में तुम्हारे अपने थॉट्स भी चीख रहे हैं। अब सोचो, ऐसे माहौल में क्या कोई इंसान साफ सोच सकता है? क्या कोई अपने दिल की असली आवाज सुन सकता है? नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है
कि आज करोड़ों लोग इसी मेंटल नॉइज में जी रहे हैं और उन्हें एहसास तक नहीं है। सुबह आंख खुलते ही फोन, फिर सोशल मीडिया, फिर कंपैरिजन, फिर काम का प्रेशर, फिर रात तक एंडलेस स्क्रॉलिंग। इंसान फिजिकली थकने से पहले मेंटली ड्रेन हो चुका होता है और धीरे धीरे उसका माइंड क्लैरिटी खोने लगता है। वो छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट होने लगता है, फोकस खत्म होने लगता है, क्रिएटिविटी मरने लगती है और सबसे पेनफुल चीज, इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जापान की एक एंशिएंट फिलॉसफी कहती है कि जिंदगी की सबसे पावरफुल चीज हमेशा भराव नहीं होती, कभी कभी खाली जगह भी उतनी ही जरूरी होती है। उस फिलॉसफी का नाम है मां। मां का मतलब है पर्पसफुल एम्प्टीनेस, यानी वो साइलेंस, वो पॉज, वो एम्प्टी स्पेस जहां माइंड फाइनली सांस ले पाता है। जापानी लोग समझते हैं कि अगर हर चीज को लगातार भर दिया जाए तो ब्यूटी खत्म हो जाती है। म्यूजिक में भी नोट्स के बीच का पॉज जरूरी होता है, पेंटिंग में भी एम्प्टी स्पेस जरूरी होती है और इंसान के माइंड में भी साइलेंस जरूरी है। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने साइलेंस को ऑलमोस्ट डेंजरस बना दिया है। लोग अकेले बैठने से डरते हैं, बिना फोन के कुछ मिनट रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है इंसान अपने असली थॉट्स सुनने लगता है और शायद इसी वजह से लोग खुद को डिस्ट्रैक्शंस में डुबोए रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, डिस्ट्रैक्शंस दर्द को खत्म नहीं करते, वो सिर्फ उसे डिले करते हैं और डिलेड पेन धीरे धीरे एंजाइटी बन जाता है। यही कारण है कि आज लोगों का अटेंशन स्पैन कमजोर हो चुका है। उनका माइंड हर कुछ सेकंड में स्टिमुलेशन चाहता है और जब ब्रेन लगातार ओवरलोड में रहता है तो वो डिटॉक्स नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर को हील होने के लिए रेस्ट चाहिए, वैसे ही माइंड को हील होने के लिए साइलेंस चाहिए। यही मां की ताकत है। ये इंसान को सिखाता है कि हर खाली पल को भरना जरूरी नहीं, कभी कभी बस बैठना, बिना म्यूजिक, बिना स्क्रॉलिंग, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, माइंड के लिए मेडिसिन बन जाता है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन नॉइज का एडिक्ट बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस क्लैरिटी में बदलने लगेगा। फिर आप नोटिस करोगे कि आपका माइंड काल्मर हो रहा है, आपकी सोच डीपर हो रही है, आपकी रिएक्शंस कम हो रही हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड नहीं है। जापानी टेम्पल्स में साइलेंस इसलिए रखा जाता है ताकि इंसान अपनी इनर वॉइस सुन सके, क्योंकि असली आंसर्स हमेशा बाहर नहीं मिलते, कई बार वो आपके अंदर छुपे होते हैं, लेकिन नॉइज उन्हें दबा देता है। और यही वजह है कि जिन लोगों का माइंड हमेशा बिजी रहता है वो अक्सर इमोशनली लॉस्ट महसूस करते हैं, क्योंकि बिजी होना और फुलफिल्ड होना दोनों अलग चीजें हैं। और यहीं से एक और डेंजरस रियलाइजेशन शुरू होता है, क्योंकि जब नॉइज कम होने लगता है तब इंसान पहली बार खुद से पूछता है, मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? और यही सवाल उसे जापान की अगली लाइफ चेंजिंग सीक्रेट फिलॉसफी तक ले जाता है, जिसका नाम है इकिगाई। सीक्रेट 4, इकिगाई। Why most people feel exhausted even when they're busy। एक अजीब सच है, दुनिया के सबसे ज्यादा थके हुए लोग हमेशा वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। कई बार सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड वो लोग होते हैं जो बिना पर्पस के जी रहे होते हैं। सुबह उठना, काम करना, पैसा कमाना, फिर वही रिपीट। बाहर से जिंदगी चलती हुई दिखती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ मर रहा होता है और धीरे धीरे इंसान को महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है, जी नहीं रहा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होने के बावजूद एम्प्टी फील करते हैं। अच्छी नौकरी है, फोन है, एंटरटेनमेंट है, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ कंफर्ट से खुश नहीं होता, उसे मीनिंग चाहिए, उसे ऐसा रीजन चाहिए जिसकी वजह से वो सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठ सके। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने लोगों को इतना बिजी बना दिया है कि उन्होंने खुद से ये पूछना ही बंद कर दिया, मैं सच में चाहता क्या हूं? और जब इंसान अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका माइंड धीरे धीरे टॉक्सिक होने लगता है। फिर छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं, मोटिवेशन फेक लगने लगती है और जिंदगी एक एंडलेस लूप बन जाती है। लेकिन जापान में एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंसान को सिर्फ काम करना नहीं, मीनिंग के साथ जीना सिखाती है। उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह।
वो रीजन जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हो। जापान के ओकिनावा आइलैंड में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग रहते हैं, वहां लोगों की जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं, मीनिंगफुल भी होती है। क्योंकि वो सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो अपने इकिगाई के साथ जीते हैं, और यही चीज उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इकिगाई कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करता है जब 4 चीजें एक साथ जुड़ती हैं, जो उसे पसंद है, जिसमें वो अच्छा है, जिसकी दुनिया को जरूरत है, और जिससे वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या चाहेगी, लोग किसे सक्सेसफुल मानेंगे, और इसी प्रोसेस में वो खुद को खो देते हैं। फिर एक दिन उन्हें रियलाइज होता है कि वो सालों से ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो उनकी थी ही नहीं। और यही रियलाइजेशन सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि पैसा माइंड को टेम्पररी कंफर्ट दे सकता है, लेकिन पर्पस ही उसे लॉन्ग टर्म पीस देता है। जापानी लोग जानते हैं कि अगर इंसान के पास जीने का रीजन हो तो वो कठिनाइयों को भी सह सकता है, लेकिन जिसके पास रीजन ही नहीं, वो छोटी प्रॉब्लम से भी टूट जाता है। इसलिए इकिगाई सिर्फ करियर खोजने के बारे में नहीं है, ये खुद को खोजने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि कौन सी चीज आपके अंदर लाइफ भर देती है, कौन सा काम करते वक्त आपको टाइम का एहसास नहीं होता, कौन सी चीज आपके अंदर वो स्पार्क जगाती है जो दुनिया की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं जगा सकती। और जैसे ही इंसान अपना इकिगाई ढूंढना शुरू करता है, उसका माइंड डिटॉक्स होने लगता है, क्योंकि अब वो कंपैरिजन से नहीं, कनेक्शन से जी रहा होता है। अब वो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं भाग रहा, बल्कि अपने अंदर की आवाज को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन यहां एक और हिडन एनिमी सामने आता है, क्योंकि इवन जब इंसान अपना पर्पस ढूंढने लगता है, तब भी वो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश में फंस जाता है। वो सोचता है कि उसे फ्लॉलेस होना पड़ेगा, तभी वो वर्दी होगा, और यही ऑब्सेशन धीरे धीरे उसकी पीस को फिर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जापान की अगली सीक्रेट फिलॉसफी सिखाती है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें कभी परफेक्ट नहीं होती। सीक्रेट 5, वाबी साबी, द हिडन फ्रीडम। इनसाइड इम्परफेक्शन। एक टूटा हुआ कप जिसकी सतह पर दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। ज्यादातर लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते, लेकिन जापान में उसी टूटे हुए कप को सोने से जोड़ा जाता है, और फिर उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही फिलॉसफी इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है, क्योंकि आज दुनिया लोगों को एक डेंजरस इल्यूजन बेच रही है। परफेक्ट बनो, तभी वर्दी हो। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफ। और इसी परफेक्शन के पीछे भागते भागते लोग मेंटली टूट रहे हैं। वो अपनी हर गलती से नफरत करने लगते हैं, हर फेलियर को अपनी कमजोरी समझते हैं, और धीरे धीरे उनका सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगता है। यही वजह है कि इतने लोग अंदर से इनसिक्योर हैं, क्योंकि वो खुद को इंसान नहीं, प्रोजेक्ट समझने लगे हैं। हमेशा खुद को इंप्रूव करना, फिक्स करना, प्रूव करना। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये ग्रोथ नहीं रहती, ये सेल्फ रिजेक्शन बन जाती है, और यही रिजेक्शन माइंड को टॉक्सिक बना देती है। लेकिन जापान की एक एंशिएंट फिलॉसफी इस पूरे इल्यूजन को तोड़ देती है। उसका नाम है वाबी साबी। वाबी साबी सिखाती है कि असली ब्यूटी परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में छुपी होती है। जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल चीजें हमेशा थोड़ी अधूरी होती हैं। पुराने पेड़ जिनकी शाखाएं टेढ़ी होती हैं, पुरानी किताबें जिनके पन्नों पर समय के निशान होते हैं, बूढ़े चेहरे जिनकी झुर्रियों में पूरी जिंदगी की कहानी लिखी होती है। जापानी कल्चर में इम्परफेक्शंस को हाइड नहीं किया जाता, उन्हें सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो प्रूफ होती हैं कि कुछ असली है, कुछ जिया गया है। और शायद इंसान के साथ भी यही सच है। आपकी गलतियां, आपके फेलियर्स, आपके इमोशनल स्कार्स, ये सब आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी कहानी है। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने लोगों को इतना कंपेयर करना सिखा दिया है कि वो खुद को फ्लॉड महसूस करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, और लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि रियल लाइफ फिल्टर से नहीं चलती। इसीलिए आज इतने लोग एंजाइटी में हैं,
क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वाबी साबी इंसान को पहली बार ये एहसास कराती है कि उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ रियल बनने की जरूरत है, क्योंकि परफेक्शन इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स हमेशा सफरिंग पैदा करते हैं। जैसे ही आप अपनी इम्परफेक्शन से लड़ना बंद करते हो, माइंड हल्का होने लगता है। फिर आप हर मिस्टेक पर खुद को पनिश नहीं करते, हर फेलियर के बाद खुद को वर्थलेस नहीं मानते। आप समझने लगते हो कि ग्रोथ का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी आगे बढ़ते रहना है। जापान में किंटसुगी नाम की एक आर्ट होती है, जहां टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, क्योंकि वहां लोग मानते हैं कि टूटी हुई चीजें छुपाने की नहीं, सेलिब्रेट करने की होती हैं। और शायद इंसान भी ऐसा ही है। आपकी सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस ही आपको सबसे ज्यादा डेप्थ देती हैं। आपके स्कार्स ही आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, एक और साइलेंट पॉइजन सामने आता है। क्योंकि समस्या सिर्फ खुद से नफरत की नहीं थी, समस्या ये भी थी कि वो लगातार खुद की तुलना दूसरों से कर रहा था। और कंपैरिजन वो जहर है जो सबसे शांत माइंड को भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। सीक्रेट 6, उबेटोरी, द टॉक्सिक ट्रैप ऑफ कंपेयरिंग योर लाइफ टू एवरीवन एल्स। एक लड़का था जो हर दिन अपना फोन खोलता और दूसरों की जिंदगी देखता। किसी के पास बेटर बॉडी थी, किसी के पास ज्यादा पैसा, कोई दुनिया घूम रहा था, कोई 25 की उम्र में मिलियनेयर बन चुका था। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो पीछे छूट गया है। उसकी अपनी अचीवमेंट्स छोटी लगने लगीं, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा, और सबसे खतरनाक बात, उसने अपनी जिंदगी को जीना बंद कर दिया, क्योंकि वो हर समय किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना कर रहा था। शायद यही मॉडर्न दुनिया का सबसे साइलेंट पॉइजन है, कंपैरिजन। लोग अब अपनी रियलिटी से ज्यादा दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे हैं। और जब इंसान हर दिन खुद को दूसरों के स्टैंडर्ड से मेजर करता है, उसका माइंड कभी पीसफुल नहीं रह सकता। क्योंकि चाहे आप कितना भी हासिल कर लो, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखेगा। और यही एंडलेस रेस इंसान को मेंटली एग्जॉस्टेड बना देती है। लेकिन जापान की एक पावरफुल फिलॉसफी इस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देती है। उसका नाम है उबाइटोरी। उबाइटोरी 4 अलग अलग पेड़ों के नामों से बना है, चेरी, प्लम, पीच और एप्रिकॉट। ये चारों पेड़ एक ही मौसम में खिलते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। कोई पहले खिलता है, कोई बाद में, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे से कंपीट नहीं करता, क्योंकि हर पेड़ जानता है कि उसकी अपनी टाइमिंग है। और यही फिलॉसफी इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है। हर इंसान का जर्नी अलग है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की सक्सेस लेट आती है, कोई 20 की उम्र में डायरेक्शन पा लेता है और कोई 40 में। लेकिन कंपैरिजन इंसान को ये भूलने पर मजबूर कर देता है। फिर वो अपनी जर्नी एंजॉय करने के बजाय कॉन्स्टेंटली खुद को जज करने लगता है। यही कारण है कि आज इतने टैलेंटेड लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि दूसरे उनसे कितना आगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं देता। शुरुआत में शायद थोड़ा पुश दे दे, लेकिन लंबे समय में ये कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आपका फोकस ग्रोथ से हटकर वैलिडेशन पर चला जाता है। फिर आप वो काम भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करने लगते हो जो कभी आपको जेन्युइनली पसंद थे, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी खोने लगती है। उबाइटोरी इंसान को सिखाता है कि जिंदगी रेस नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। अगर एक फ्लावर दूसरे फ्लावर की स्पीड देखकर खुद को यूजलेस समझने लगे, तो वो कभी खिल ही नहीं पाएगा। और इंसान भी ऐसा ही है। जैसे ही आप खुद को कंपेयर करना बंद करते हो, माइंड सडनली हल्का महसूस करने लगता है। फिर आप दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, इंस्पायर होते हो। फिर आप अपनी छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना सीखते हो, क्योंकि अब आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ कल वाले वर्जन से है। जापानी लोग जानते हैं कि नेचर में हर चीज अपनी रिदम में ग्रो करती है। कोई पेड़ दूसरे पेड़ को देखकर अपनी जड़ें तेज नहीं बढ़ाता, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इंसानों को इम्पेशेंट बना दिया है। सब कुछ फास्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, और इसी इम्पेशेंस ने लोगों की पीस छीन ली है। लेकिन जब आप उबाइटोरी को समझते हो, तब पहली बार रियलाइज होता है कि देर होना फेलियर नहीं है,
अपनी टाइमिंग में ग्रो करना वीकनेस नहीं है। और शायद सबसे पावरफुल चीज यही है कि आप खुद को फाइनली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे ही कंपैरिजन का नॉइज कम होता है, इंसान एक और शॉकिंग चीज नोटिस करता है। उसका माइंड सिर्फ लोगों से नहीं, पूरी आर्टिफिशियल दुनिया से थक चुका है। कॉन्क्रीट वॉल्स, स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस और नेचर से कंप्लीट डिस्कनेक्शन। और यहीं जापान का अगला सीक्रेट सामने आता है, जो कहता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल थेरेपी किसी इंसान के शब्दों में नहीं, पेड़ों की खामोशी में छुपी होती है। सीक्रेट 7, शिनरिन योकू, द फॉरगॉटन मेडिसिन हिडन इन नेचर। एक समय था जब इंसान सुबह बर्ड्स की आवाज से उठता था, पेड़ों की हवा महसूस करता था, मिट्टी की खुशबू उसके अंदर शांति भर देती थी। लेकिन आज लोग अलार्म की हार्श साउंड से उठते हैं, सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं और पूरा दिन कंक्रीट वॉल्स के बीच बिताते हैं। शायद यही वजह है कि मॉडर्न दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड होकर भी अंदर से इतनी डिस्कनेक्टेड महसूस करती है। लोग मेंटली टायर्ड हैं, इमोशनली नम हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके अंदर ये बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंसान सिर्फ मशीन नहीं है, उसे सिर्फ फूड और मनी की जरूरत नहीं, उसे नेचर की भी जरूरत है। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इंसान को इतना आर्टिफिशियल बना दिया है कि वो अपने सबसे नेचुरल हीलिंग सोर्स से ही कट चुका है। और जब इंसान नेचर से दूर होता है, उसका माइंड धीरे धीरे भारी होने लगता है, स्ट्रेस बढ़ता है, थॉट्स कैओटिक हो जाते हैं, हार्ट हमेशा हरी में रहता है। लेकिन जापान में एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे लोग मेंटल डिटॉक्स की नेचुरल मेडिसिन मानते हैं। उसका नाम है शिनरिन योकू। शिनरिन योकू का मतलब होता है फॉरेस्ट बेथिंग। लेकिन इसका मतलब जंगल में जाकर नहाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह नेचर में डुबो देना, बिना जल्दी के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ पेड़ों के बीच चलना, हवा महसूस करना, बर्ड्स सुनना और अपने माइंड को फाइनली स्लो होने देना। जापान में डॉक्टर्स तक लोगों को फॉरेस्ट्स में टाइम स्पेंड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि रिसर्च ने साबित किया है कि नेचर स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है, हार्ट रेट शांत करती है और नर्वस सिस्टम को हील करने लगती है। लेकिन शायद सबसे पावरफुल चीज साइंस नहीं, वो फीलिंग है जो इंसान नेचर के बीच महसूस करता है। जैसे अचानक दिमाग का शोर कम होने लगता है, जैसे अंदर कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा हो, क्योंकि नेचर इंसान को उसकी असली पेस याद दिलाती है। पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी वो ग्रो करते हैं। नदियां बिना कंपटीशन के बहती हैं, फिर भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन इंसान, वो हर समय भाग रहा है। उसे लगता है अगर वो स्लो हुआ तो पीछे छूट जाएगा। और यही कांस्टेंट हरी उसके माइंड को पॉइजन कर रही है। शिनरिन योकू इंसान को फिर से ब्रीथ करना सिखाता है, फिर से प्रेजेंट होना सिखाता है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग फिजिकली एक जगह होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। वो खाना खाते वक्त भी सोच रहे होते हैं, चलते वक्त भी फोन में खोए रहते हैं और धीरे धीरे वो लाइफ फील करना ही भूल जाते हैं। लेकिन नेचर के बीच डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर इंसान नोटिस करता है हवा की आवाज, धूप की वार्मथ, लीव्स की मूवमेंट, और यही छोटी चीजें माइंड को डिटॉक्स करना शुरू करती हैं। जापानी लोग जानते हैं कि साइलेंस सिर्फ एम्प्टी स्पेस नहीं, हीलिंग स्पेस भी है। इसलिए उनके गार्डन्स, टेम्पल्स और फॉरेस्ट्स सिर्फ प्लेसेस नहीं, इमोशनल सैंक्चुअरीज होते हैं। और शायद यही वजह है कि नेचर के बीच इंसान खुद को ज्यादा अलाइव महसूस करता है, क्योंकि वहां उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस। लेकिन यहां एक फाइनल रियलाइजेशन आता है, क्योंकि इवन अगर इंसान पीस फील करना सीख जाए, तब भी दुनिया नेगेटिविटी से भरी रहेगी। लोग बदलेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, और इसलिए माइंड को सिर्फ हील करना काफी नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और यही जापान की आखिरी सीक्रेट फिलॉसफी सिखाती है, एक ऐसी डिसिप्लिन जो इंसान को केओस के बीच भी काम रहना सिखाती है। सीक्रेट 8, ज़ानशिन, द फाइनल डिसिप्लिन दैट प्रोटेक्ट्स योर माइंड फॉरएवर। एक सैमुराई वॉरियर से किसी ने पूछा था, तुम हर सिचुएशन में इतने काम कैसे रहते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखा, मैंने अपने माइंड को जागते रहना सिखाया।
यही वो सीक्रेट है जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। लोग फिजिकली जाग रहे हैं लेकिन मेंटली अनकॉन्शियस हैं। वो रिएक्शंस में जी रहे हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्सा, कोई इग्नोर कर दे तो तुरंत इनसिक्योरिटी, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पैनिक, और धीरे धीरे उनका माइंड इमोशंस का स्लेव बन जाता है। यही वजह है कि इतनी सारी सेल्फ हेल्प एडवाइस सुनने के बाद भी लोग फिर वहीं लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना सीखा ही नहीं। उन्होंने पीस फील तो की लेकिन उसे मेंटेन करना नहीं सीखा, और बिना मेंटल डिसिप्लिन के नेगेटिविटी हमेशा वापस आ जाती है। लेकिन जापान की एक एंशिएंट फिलॉसफी इस पूरे साइकिल को तोड़ती है। उसका नाम है ज़ानशिन। ज़ानशिन का मतलब है रिलैक्स्ड अवेयरनेस, यानी पूरी तरह प्रेजेंट रहना लेकिन इमोशनली कंट्रोल्ड रहना। मार्शल आर्ट्स में फाइटर्स सिर्फ अटैक पर फोकस नहीं करते, वो हर मोमेंट अवेयर रहते हैं। उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं, अवेयरनेस में होती है। और जिंदगी भी ऐसी ही है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम से नहीं हारते, वो अपनी अनकॉन्शियस रिएक्शन से हारते हैं। उनका माइंड ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। वो हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेते हैं, हर इमोशन के साथ बह जाते हैं, और फिर कहते हैं मेरा माइंड शांत क्यों नहीं रहता। क्योंकि शांत माइंड एक्सीडेंट से नहीं बनता, उसे ट्रेन करना पड़ता है। ज़ानशिन इंसान को यही सिखाता है कि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वो आप पर कंट्रोल खोने लगते हैं। फिर एंगर आता है लेकिन आप उसके गुलाम नहीं बनते। फियर आता है लेकिन वो आपको पैरालाइज नहीं करता। स्ट्रेस आता है लेकिन आपका माइंड टूटता नहीं, क्योंकि अब आप जाग चुके हो। और यही जागरूकता इंसान को मेंटली पावरफुल बनाती है। जापानी वॉरियर्स जानते थे कि असली खतरा बाहर के एनिमीज नहीं, अंदर का डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। इसलिए वो सिर्फ फाइटिंग स्किल्स नहीं, मेंटल स्टिलनेस भी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इंसानों का अटेंशन तोड़ दिया है। हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ओपिनियन आपके माइंड को खींच रहा है। और जब माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो वो वीक होने लगता है। इसीलिए आज इतने लोग छोटी सिचुएशंस में भी इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन ज़ानशिन सिखाता है कि काल्म रहना वीकनेस नहीं, अल्टीमेट पावर है। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे हों और आपका माइंड स्टिल हो, तभी आप सही डिसीजंस लेते हो, तभी आप लाइफ को क्लियरली देख पाते हो। और शायद यही मेंटल डिटॉक्स का फाइनल स्टेज है। सिर्फ नेगेटिविटी हटाना नहीं, बल्कि ऐसी अवेयरनेस बनाना जहां नेगेटिविटी टिक ही ना सके। इमेजिन करो एक ऐसा माइंड जो कंपैरिजन से फ्री हो, ओवरथिंकिंग से फ्री हो, कांस्टेंट नॉइज से फ्री हो। एक ऐसा माइंड जो प्रेजेंट हो, पीसफुल हो, फोकस्ड हो। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे जापानी फिलॉसफीज धीरे धीरे क्रिएट करती हैं। काइजेन ने आपको बदलना सिखाया, शोगुनाई ने रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाया, माँ ने साइलेंस की पावर दिखाई, इकिगाई ने पर्पस दिया, वाबी साबी ने इम्परफेक्शंस को ब्यूटीफुल बनाया, उबाइटरी ने कंपैरिजन का पॉइजन खत्म किया, शिनरिन योकू ने नेचर से रिकनेक्ट कराया, और ज़ानशिन, उसने आपको खुद का प्रोटेक्टर बना दिया। क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या पावर हो। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसका माइंड दुनिया के केओस के बीच भी शांत रह सके।